नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको डाइवोर्स से जुड़े आपके अधिकार के बारे में जानकारी देंगे। हम अक्सर सुनते हैं कि पति पत्नी में मामूली सी बात को लेकर कहासुनी हो गई या फिर झगड़ा हो गया। कई बार तो नौबत डिवोर्स तक आ जाती है। वैसे तो शादी के पवित्र बंधन को तोड़ने वाला ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर पति में किसी बात को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है और घर में आए दिन झगड़े होते हैं तो वो इस विकल्प को तलाशते हैं। भारत में तलाक दो तरीकों से लिया जाता है। पहला आपसी सहमति से, दूसरा तरीका है पति या पत्नी में से एक सिर्फ की तलाक लेने की चाहत हो। दूसरा नहीं, जब पति और पत्नी दोनों तलाक के लिए सहमत होते हैं तो अदालतें आपसी सहमति से तलाक याचिका स्वीकार किए जाने पर विचार करती है। ऐसे में चाइल्ड कस्टडी तलाक में एक बहुत बड़ा पेच साबित होता है। तलाक के बाद अगर पति पत्नी की सहमति है तो दोनों ही बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। भारत में ये कानून है कि अगर बच्चे की उम्र 7 साल से कम है तो बच्चा मां को सौंपा जाता है। वहीं अगर बच्चे की उम्र 7 साल से ज्यादा है तो उसे पिता को सौंपा जाता है। हालांकि इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर पिता कोर्ट में यह साबित कर दे कि वो मां से ज्यादा अच्छी देखभाल कर सकता है तो कोर्ट 7 साल से कम उम्र वाले बच्चे को भी कस्टडी मां को सौंप देती है। तीसरा पहलू ये आता है कि संपत्ति। पति और पत्नी को ये तय करना होगा कि किसको कितनी संपत्ति मिलनी है। इसमें चल और अचल संपत्ति दोनों ही शामिल है, यानी कि बैंक खातों की राशि दोनों पक्षों में विभाजित होनी चाहिए, लेकिन तब जब तक कि मान्य ना हो, जब तक कि दोनों पक्षों द्वारा इस पर सहमति नहीं बन जाती है। अदालत के निर्णय के आधार पर आपसी सहमति से तलाक की अवधि 6 से 18 महीने तक होती है। आमतौर पर अदालतें आपसी सहमति से तलाक के मामलों को जल्द से जल्द खत्म करना पसंद करती हैं। ये तो कुछ बुनियादी जानकारी थी। डिवोर्स पर विस्तार से जानकारी देंगे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता वंदना सहगल जी। अगर आपका डाइवोर्स से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। हमारा फोन नंबर है 0120612793 इसके अलावा एक और नंबर 012061279338। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और जो भी आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं। वंदना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है वंदना जी हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में आपका। आपसे हम जानना चाहेंगे डिवोर्स से जुड़ी तमाम जो कानूनी जानकारी है। सबसे पहला सवाल यही है कि डिवोर्स की कानूनी परिभाषा क्या है, क्या कानून का इसमें बैकग्राउंड रहता है? वंदना सहगल जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? वंदना जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? शायद आवाज नहीं मिल पा रही अभी उनको। फिर से कोशिश करते हैं वंदना जी आपसे जुड़ने की, क्योंकि आप ही तमाम सवालों के जवाब दे पाएंगे। और हम बार बार टॉपिक की बात कर रहे हैं कि आज का जो मुख्य टॉपिक है, और देखिए आजकल हम देख रहे हैं कि खासकर भारत में तलाक के केसेस, डाइवोर्स के केसेस किस हद तक बढ़ते नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा जो है इसमें इजाफा हुआ है तलाक के केसों में। इसको लेकर जो है दो तरीके से, चाहे आपसी सहमति हो या फिर कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, दोनों ही तरीकों से तलाक लिया जा रहा है। ये भी हम समझना चाहेंगे आज के इस खास कार्यक्रम में कि क्या वजह है कि ये जो आंकड़ा है, जो डाटा है, बढ़ता जा रहा है तलाक का। पहले हम देखते थे भारत जैसे देश में कुछ गिनती के या फिर बहुत कम नंबर्स होते थे, लेकिन अब ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। जो हालात हैं वो क्यों ऐसे पैदा हो जाते हैं और किन हालातों में जो है डिवोर्स संभव है, क्या इसकी कानूनी परिभाषा है, कानून जो है कैसे मदद कर सकता है पति और पत्नी की। अगर इन दोनों में से कोई एक भी अपने आप को प्रताड़ित समझता है, अगर इन दोनों में से कोई एक भी ऐसा है जिसको लगता है कि वो और इस शादी को आगे नहीं चलाना चाहता, इस शादी को वो यहीं खत्म करना चाहते हैं, तो इसके पीछे के कारण क्या होते हैं, क्यों जो है वो अपनी शादी को खत्म करना चाहते हैं, क्या हालात होते हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात होती है चाइल्ड कस्टडी। अगर शादी के बाद बच्चे हैं तो वो किसकी कस्टडी में रहेंगे? क्या वो माता पिता दोनों उनकी देखभाल करेंगे? क्या ये दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों का दायित्व है? जो है आर्थिक रूप से किसके ऊपर सारा दारोमदार रहेगा? आर्थिक बोझ कौन जो है इसमें निभाता हुआ नजर आएगा? और किस तरह से जो है पैसे डिवाइड किए जाते हैं? क्योंकि कई बार ये शिकायतें मिलती हैं
तलाक के बाद की जो महिला है उसको गुजारा भत्ता नहीं मिलता। तो ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। वंदना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उम्मीद करते हैं वंदना जी को आवाज मिल रही होगी। बहुत स्वागत है वंदना जी आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे जो परिभाषा है डिवोर्स की, कानूनी परिभाषा, वो जानना चाहेंगे और कानून का इसमें बैकग्राउंड क्या कहता है। हाँ जी, नमस्कार। थैंक यू फॉर हायरिंग मी ऑन योर शो। सॉरी, टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से मैं आपसे अभी तक बात नहीं कर पाई थी। So divorce in India, it was introduced in 1955 under the Hindu Marriage Act. Because इससे पहले हमारे हिंदू रिलीजन में मैरिज इज कंसिडर्ड सैक्रामेंट, संस्कार जिसको कहते हैं, एंड इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। सो उससे पहले डिवोर्स का कोई प्रोविजन ही नहीं था, मतलब देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनीबडी गेटिंग अ डिवोर्स बिकॉज द नेचर ऑफ द मैरिज ऑफ द हिंदू मैरिज which is not a contract. Once in 1955, when the Hindu Marriage Act was enforced, it came into being. Then all the Hindus, जैसे जो भी Hindus हैं, which include Hindus, Buddhists, Sikhs, Jains, they are governed by the Hindu Marriage Act. So उसमें Hindu Marriage Act में ये भी डिसाइड होता है कि शादी के क्या तरीके हैं, क्या जरूरी है, what are the conditions which are necessary for a valid marriage. And the same act also decides how one can get divorced under the Hindu Marriage Act. So basically सबसे पहले तो ये जरूरी है कि मैरिज वैलिड मैरिज होनी चाहिए जी। और अगर एक बार मैरिज वैलिड है जिसमें एज होनी चाहिए, पर्टिकुलर कंसेंट होना चाहिए, those things are necessary. The manner in which you perform your personal ceremonies is something personal, but other requirements are given in the act. जी। So, हाँ जी. So once a marriage is a valid marriage, once a marriage is valid, then if the parties eventually want, then they can get a divorce under the provisions of the act. ठीक है। So, हाँ जी. एक कॉलर हमारे साथ जुड़े वंदना जी, उनसे हम बात कर लेते हैं। नवीन जी हमारे साथ बोकारो से जुड़े हैं। नवीन जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। नवीन जी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। हाँ, पूछिए सवाल क्या है। पूछना यह था कि ये डिवोर्स केस में अगर लड़का पक्ष अगर डिवोर्स करना नहीं चाहता है, देना सिग्नेचर करना नहीं चाहता है, तो क्या लड़की अगला शादी करने के लिए सक्षम है? वंदना जी। हाँ जी, सॉरी, आपका सवाल है कि लड़का शादी डिवोर्स नहीं करना चाहता। हाँ, पेपर्स पे वो साइन नहीं करना चाहता, तो क्या उसके बावजूद भी जो लड़की है वो कहीं और जगह शादी कर सकती है? नहीं, जब तक आपकी मैरिज वैलिड है तब तक लड़की कहीं और शादी नहीं कर सकती। ओनली व्हेन डिवोर्स इज ग्रांटेड, मतलब डिवोर्स जब हो जाती है कोर्ट के थ्रू, वो डिक्री मिल जाती है, उसके बाद ही कोई दोनों में से कोई भी पार्टी शादी कर सकता है। हाँ जी। ठीक है, तो अगर वो ऐसी कोई मैरिज करेंगे तो इट विल बी अ वॉइड मैरिज। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका, आप जुड़े हमारे साथ। वंदना जी आगे बढ़ाते हैं सवालों के सिलसिले को। बात अब हम करना चाहते हैं कि किन हालातों में, यानी कि किन कंडीशंस में जो डिवोर्स है वो संभव है, किस में हम ले सकते हैं। हाँ जी, सो ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज लाइक आई सेड कि बिकॉज प्रोविजन के अंतर्गत हमें मिलती है डिवोर्स। सो द सेक्शन 13 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो डिवोर्स डिसाइड करता है, उसमें कंडीशंस दी हुई हैं। उन्हीं कंडीशन के अंदर अगर वो ग्राउंड्स हो तो डिवोर्स मिल सकता है। दिस इज कॉल्ड अ फॉल्ट डिवोर्स, एट फॉल्ट डिवोर्स। सो वन ऑफ द पार्टीज अगर इफ इट्स गिल्टी ऑफ एनी ऑफ कंडीशंस, देन द अदर पार्टी, वो दूसरी पार्टी डिवोर्स के लिए फाइल कर सकती है। सो दीज ग्राउंड्स आर क्रूअल्टी, अडल्ट्री, जैसे किसी ने हस्बैंड ने या वाइफ ने किसी और के साथ रिलेशनशिप मेंटेन किया, या डिजर्शन, या छोड़ दिया, जैसे 2 साल तक छोड़ दिया, उनको डिजर्ट कर दिया, या कन्वर्ट कर लिया टू अनदर रिलीजन, हिंदू से किसी और रिलीजन में हो गए, या इम्पोटेंसी, या वेनरल डिसीज, या लेप्रेसी हो जाए, या जैसे कोई रिलीजियस ऑर्डर को ज्वाइन कर लें, या 7 साल तक वो उनकी कोई खबर ना आए स्पाउस की। सो ये सारे जो ग्राउंड्स हैं, इन्हीं के अंतर्गत आपको डिवोर्स मिल सकती है। सो जो एप्लीकेशन डालते हैं उनमें से ये ग्राउंड प्रूव करना बड़ा जरूरी होता है। अगर ये ग्राउंड नहीं होंगे तो फिर वो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट की जाएगी। ठीक है। सो हाँ जी। वंदना जी, जैसे अभी आपने बताया कि सभी जो है धर्म और समुदायों के जो डिवोर्स हैं वो कानून के लिहाज से अलग अलग होते हैं, तो इनकी जो प्रक्रिया है वो किस तरह से अलग होती है? हाँ जी, सो बेसिकली अब जैसे कि हमारे देश में हर सारे रिलीजन के लोग रहते हैं,
तो ये शुरू से ही डिसाइड किया गया है कि जो भी ये मैरिज विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीबडी एंड इट्स अ वेरी रिलीजियस थिंग, तो वो अपने अपने रिलीजन के हिसाब से होगा। जी। तो जैसे क्रिश्चियंस जो होते हैं उनका डिवोर्स वगैरह द डिवोर्स एक्ट ऑफ 1869 है, उसके प्रोविजन के हिसाब से मिलता है। जी। पारसी में उनका पारसीज भी होते हैं, तो पारसी का पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट के अंतर्गत होता है, वो 1936 से है। एंड मुस्लिम डिवोर्स के लिए डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट ऑफ 1939 है। सो इन सब के जो भी प्रोविजंस होते हैं उस हिसाब से आपको डिवोर्स मिल जाता है। एंड मोस्टली वही ग्राउंड्स होते हैं उनके, ग्राउंड्स दिए गए हैं, एंड ज्यादातर ऐसे ही ग्राउंड्स हैं, मोस्टली जो ज्यादातर सबके होते हैं। ओनली थिंग इज कि क्रिश्चियन और मुस्लिम मैरिजेज आर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, वो अग्रीमेंट साइन किया जाता है, तो उसमें डिवोर्स लेना थोड़ा ज्यादा आसान है, सो एज कम्पेयर टू द हिंदू मैरिज एक्ट, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ लॉट इजियर इन दोज एक्ट। अब ऐसे में वंदना जी, हिंदू पर्सनल लॉ में जो डिवोर्स है उस पर क्या जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या रहते हैं, पॉइंट्स कौन से रहते हैं मेजरली? हाँ जी, तो मेजरली मैंने आपको जैसे बताया कि वो जो भी हमारे एक्ट में दिया गया है, वो जो ग्राउंड्स हैं उसी के हिसाब से आपको डिवोर्स मिल सकती है। उसके आउटसाइड आप डिवोर्स ले नहीं सकते हैं। जैसे कि अब नाउ इन मेनी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन, जैसे कि आप एक साथ नहीं रह सकते, आपके टेम्परामेंटल डिफरेंसेस हैं, वो एक ग्राउंड है जिसको लिटरली टेक्निकली इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कहा जाता है। पर हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में वो नहीं है, एटलीस्ट अभी तक बना नहीं है। आई थिंक देयर इज मूवमेंट टू ब्रिंग दैट इनटू द बुक्स, पर अभी तक हुआ नहीं है। तो अनलेस एंड अनटिल आपने कोई ना कोई ऐसी चीज नहीं की है जो एक्ट के अंतर्गत दी गई है, सेक्शन 13 के अंतर्गत, तब तक आप डिवोर्स के लिए आप एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हैं जी। हाँ जी। अब डिवोर्स की जो याचिकाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? हाँ जी, सो बेसिकली हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर तो दो प्रकार की हो गई। एक देयर इज अ प्रोविजन फॉर म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स, जिसमें कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अगर चाहते हैं कि डिवोर्स हो जाए, आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है डिवोर्स देने में, तो 13B के अंदर वो डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स डाल सकते हैं। अदरवाइज लाइक आई सेड कि अगर कंटेस्टेड डिवोर्स है तो इसमें एक देना चाहता है और दूसरा नहीं देना चाहता, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं होता, वो सेक्शन 13 के अंदर डिवोर्स डालते हैं, विच इज कॉल्ड कंटेस्टेड डिवोर्स एंड अंडर वन ऑफ द ग्राउंड। तो फिर उसकी डिवोर्स होती है, फिर उसकी ट्रायल चलता है, फिर वो फाइनली कोर्ट डिसाइड करता है पूरे ट्रायल के बाद कि इनको डिवोर्स मिल सकता है, किस तरह से मिल सकता है। गुजारा भत्ता क्या है और कब इसकी जो है मांग की जाती है? क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं गुजारे भत्ते का सवाल अक्सर आता है, क्या है वो और कब इसकी डिमांड रहती है? हाँ जी, तो मेंटेनेंस तो बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है डिवोर्स का, बिकॉज व्हाट हैपेंस स्पेशली इंडिया में काफी महिलाएं खाली घर का काम करती हैं और या उनकी आमदनी कम ही होती है। तो बेसिकली तो प्रोविजन बनाया गया है मेंटेनेंस के लिए, तो जिसमें एक्चुअली द वर्ड इज नॉट यूज्ड हस्बैंड, द वर्ड इज स्पाउस। सो कोई भी एक स्पाउस जिसके पास पैसे कम हैं, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि दूसरे स्पाउस को मेंटेन करने के लिए, ईदर ऑन सेपरेशन और डिवोर्स। सेपरेशन के टाइम पे भी, इवन जब डिवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है, तभी भी मेंटेनेंस करने का प्रोविजन है। मैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कॉमन व्हाटएवर आई यूज द वर्ड हस्बैंड, पर उसका टू गिव मेंटेनेंस टू वाइफ, पर उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, अपनी आराम से टाइम निकाल सके, उनकी लाइफ मतलब जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, घर की, खाने की, पीने की, बच्चों को स्कूल भेजने की, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, और जो उनकी लाइफ चल रही थी पहले मोर और लेस वैसी ही चलती रहे, so that she is not a burden on the society. So maintenance is a very important thing under the during the divorce proceeding. गुजारे भत्ते की अवधि और अगर मात्रा की बात करें तो वो प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? तो एक्चुअली क्या होता है कि वो नॉर्मली देखकर पता चलता है कि जैसे कि हस्बैंड की इनकम कितनी है, उनकी लाइफस्टाइल कितना था, उसका कुछ परसेंटेज, उनकी जरूरतें क्या हैं, जैसे कि
रोजमर्रा की जरूरतें क्या है, महीने का क्या खर्चा होगा, बच्चों के क्या खर्चे हैं, आपके मेडिकल बिल्स कितने हैं, जो बहुत जरूरी चीजें होती हैं उनको ध्यान रखकर, कोई ऐसे फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। हाँ। ये कोर्ट ही डिसाइड करती है, पर अब बिकॉज इतने सालों से चल रहा है तो एक एक तरीका बन गया है कि आप ये सारी इंफॉर्मेशन आप सामने लाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट, एंड देन द जज डिसाइड्स कि क्या मेंटेनेंस दी जाएगी। सो ये सारी इंफॉर्मेशन के आपके मतलब क्या इनकम क्या है, हस्बैंड की इनकम क्या है, उनकी क्या जरूरतें हैं, आपकी अपनी क्या जरूरतें हैं, बच्चों की क्या जरूरतें हैं, स्कूल के क्या फीस हैं, आपकी दवाइयाँ, मेडिकल क्या खर्चे हैं, और आपके दूसरे खर्चे क्या हैं। तो जो भी वैलिड खर्चे हैं उसकी मेंटेनेंस दी जाती है। तो मेंटेनेंस दोनों होती है, इंटरिम भी होती है और एक फाइनल भी होती है। इंटरिम वो चलती है बिकॉज आपको मालूम है कि डिवोर्स काफी सालों तक चल जाती है, डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स। So during that time also interim maintenance is paid, orders are given कि महीने पर महीने मेंटेनेंस दी जाएगी। वंदना जी, इसके अलावा एक और बड़ा अहम सवाल हो जाता है जब भी डिवोर्स की बात आती है तो बच्चों के टेक केयर की सवाल उठने लग जाता है। बच्चों की कस्टडी कैसे तय की जाती है, कैसे उसका पूरा प्रोसेस रहता है, किन हालातों में बच्चों की कस्टडी माँ या बाप किसी एक को मिल पाती है? हाँ जी। सो एक्चुअली क्या है कि जो एक्ट है उसके अंदर मदर इज कंसिडर, इंडिया में, हमारे इंडिया में, वो भी काफी सारे जजमेंट्स को देखकर, एक मदर इज कंसिडर्ड अ नेचुरल गार्डियन ऑफ अ चाइल्ड, यंग चाइल्ड, न्यू बॉर्न बेबी। सो अप टू अ वेरी यंग एज of 5 or 6 custody normally is retained with the mother, or especially for a girl child. But in many cases the courts at least जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो डुअल कस्टडी भी हो सकता है, या मेन कस्टडी विल रिमेन विद द मदर अगर वो चाहती हैं। एंड जो फादर होते हैं उनको मिलने का समय मिलता है, जैसे छुट्टियों में या हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, छुट्टियों के दिन, सैटरडे संडे या किसी हॉलिडे पे या कोई स्पेशल डेज में। तो ऐसे करके कस्टडी को मेंटेन कर सकते हैं। बट कभी कभी हमने अलग अलग तरीके से चीजें देखी हैं कि फादर चाहते हैं कि कस्टडी हो जाए और मदर चाहती हैं कि ना उनके पास रहे, तो वो भी आजकल सिनारियो होने लग गया है। पर अदरवाइज इंडिया में मदर इज कंसिडर्ड द नेचुरल गार्डियन ऑफ द चाइल्ड, एंड फॉर अ वेरी यंग चाइल्ड द कस्टडी इज परमानेंट कस्टडी इज नॉर्मली गिवन टू द मदर, and fathers are given time to meet the children. So that is the normal way in which this is decided. अगर हम तलाक लेने के लिए खर्चे की बात करें तो उमन कितना खर्चा आ जाता है, क्योंकि बहुत मुश्किल है लोगों के लिए इस पूरे प्रक्रिया से गुजरना, तो ये भी बड़ा सवाल रहता है कि कितना खर्च जो है इसमें आता है। तो अगर आप कहते हैं कि अब जैसे म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स होती है तो उसमें आप इमेजिन कर सकते हैं कि खाली 2 ही पिटिशन लगती है, ज्यादा डेट्स लगती हैं, तो उसमें तो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता। और ज्यादातर खर्चा तो मैं यही कहूंगी कि आपके लॉयर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप कितना फीस लेते हैं, बिकॉज एक्चुअली फैमिली कोर्ट है इंडिया में। तो ये थोड़ा इनफॉर्मल है, जो बनाया गया है ताकि पार्टीज खुद ही आ सकें और वो खुद पेश भी हो सकते हैं। पर जो ज्यादातर खर्चा होता है वो ज्यादातर कोर्ट तो बहुत खुद तो कुछ ज्यादा मतलब बहुत ही मिनिमल कुछ लेंगे फीस, अगर लेंगे प्रोसेस फीस, ये वो व्हाटएवर जो भी काम करने के लिए। पर जो खर्चा होता है वो आपके लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है जी, कि वो आप लॉयर कैसे देंगे और वो क्या फीस लेंगे, तो उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है वंदना जी, बहुत सारे सवालों का आपने जवाब दिया और आप जुड़ी हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका। तो आज की खास पेशकश में हमने बात की कि तलाक के लिए क्या कुछ कानूनी कार्रवाई होती है, किस तरह की पूरी प्रक्रिया होती है। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।